हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जो इंडियन इकोनॉमी थी। ये जो पोर्शन है पटवारी एग्ज़ाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, या बाकी जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होंगे, या जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, या बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी से जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेस्ट 300 एमसीक्यूज़, वो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिसका ऑलरेडी एक पार्ट हमने कवर किया था, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू सीरीज़, तो वहाँ पे पार्ट फर्स्ट जो था हमने अपलोड किया था। आज पार्ट सेकंड जो होगा उसका वो कवर करेंगे। और साथ हमने जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ शुरू की थी, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर रहे थे, उसके 10 डिस्ट्रिक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको हम अपलोड करेंगे वो वीडियोज़ भी। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे हमारे कंटिन्यू जो MCQs सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं आपको MCQs टॉपिक वाइज वहाँ पर, और सारी PDFs आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, जो भी देख रहा है वीडियो को वो सबसे पहले एक लाइक कर दे, क्योंकि लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलती है अपने कंटेंट को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए, और कोशिश करेंगे कि अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अप टू 25 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, हाँ, तो 25 तक हमने कवर किया था। आज 26 क्वेश्चन हमारा रहेगा सेकेंड पार्ट में, ये चीज़ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर ऑफ बैंक्स, यानी उसे बैंक्स का बैंकर कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन इकोनॉमी में, बार बार ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। IDB को बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, या SBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों को मिला के कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर रहेगा सी पार्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है, SSB ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1935 को ये बना था। कब बना था? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। और इसके हेडक्वार्टर्स पूछ सकता है बहुत बार, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, हेडक्वार्टर्स। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई में है, ठीक है ना, ये चीज़ भी याद रखना। और इस वक्त प्रेजेंटली इसके जो हमारे पास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं इस वक्त, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है। वो है हमारे पास शक्ति कांता दास, जो है इस वक्त जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो ये जो बैंक था ये नेशनलाइज्ड हुआ था, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1949 में ये नेशनलाइज्ड हो गया था, ठीक है ना। तब तक ये नेशनलाइज्ड नहीं था। अंडर जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के अंडर, इसे 1949 में नेशनलाइज्ड किया गया। दिस वाज ऑल अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके पहले गवर्नर कौन है, ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ, SMIT स्मिथ, ये इसके पहले गवर्नर थे। ये इंपॉर्टेंट था अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, जो जिसमें गवर्नमेंट डीलिंग ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है। वो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, या इंडियन ओवरसीज बैंक? तो कौन सा है वो आपका? वो है बी पार्ट आएगा इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का वो बैंक है जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे ज़्यादा है, जिसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। सबसे बड़ा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले एक नाम से जाना जाता था, इसे इंपीरियल बैंक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखना। तो किस बैंक को कन्वर्ट किया गया था? पहले वो इंपीरियल बैंक बोलते थे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई में है। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी नेशनलाइज्ड हुआ, नेशनलाइज्ड होने के बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला गया, पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
द फर्स्ट बैंक एक्स्टैब्लिश इन इंडिया, जो पहला बैंक यहाँ पे एक्स्टैब्लिश हुआ वो कौन सा बैंक था इंडिया में? वो था पंजाब नेशनल बैंक, ट्रेडर्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहला जो बैंक इंडिया में एक्स्टैब्लिश हुआ वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये कब एक्स्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1770 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू बैंक्स पूछे जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं से। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएसबी ने पूछा था, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है, बैंक रेट इज़ द रेट एट विच। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट क्या होती है, ठीक है ना। अब फिर आपको पता चलेगा इन 4 ऑप्शंस में इसका आंसर क्या है। देखो बैंक रेट क्या होती है, ये हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये कौन है? RBI। ये यहाँ पे हैं बाकी बैंक्स, ठीक है ना। ये डिफरेंट बैंक्स हैं हमारे पास यहाँ पे, ये कोई भी बैंक हमारे पास, कमर्शियल बैंक जो भी हो सकता है। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करता है? वो क्रेडिट देता है, वो देता है इनको उधार, ठीक है ना। इनको, किनको? इन बाकी बैंक्स को। कभी इन बैंक्स को क्या हुआ, ये कर्जे में फंस गए, इन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो ये किससे कर्जा लेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये बोलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैं आपको एक कर्जा दे रहा हूँ, लेकिन वो कुछ इंटरेस्ट रखेगा, कोई इंटरेस्ट रखेगा जिस पे वो उनको वो कर्जा देगा, उसे बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। वो ऐसी रेट जिस पे वो पैसा दूसरे बैंक्स को देता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। और इस वक्त प्रेजेंटली हमारी जो बैंक रेट है, रिसेंटली जब मैंने आज वीडियो जिस डेट पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 अगस्त को, तो इस वक्त जो बैंक रेट हमारे पास वो लेटेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बैंक रेट क्या है इस टाइम। वो है 6.75%। इस रेट पे, यानी अगर उसने एक बैंक को 1000 रुपीज़ दिए तो 1000 का जो है 60.75 जो होगा, इतना जो होगा वो इंटरेस्ट उस बैंक को वापस देना होगा, साथ किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। दिस इज कॉल्ड एज बैंक रेट। ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट, वो उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को, जिस रेट पे वो देता है उसे बैंक रेट बोलते हैं। आगे हम देखेंगे रेपो रेट क्या होती है, वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन फ्रॉम, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NS, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे पास मुंबई में। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको बोला था हम रेपो रेट को भी डिस्कस करेंगे। बैंक रेट समझ आ गई, अब रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट एक ऐसी रेट होती है, देखो समझना सबसे पहले, यहाँ पे ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हैं बाकी बैंक्स, ठीक है ना। अब ये बैंक्स किसको देते हैं पैसा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और बोलते हैं कि हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। वो जो इंटरेस्ट होता है वो रेपो रेट होती है, जिस रेट पे वो पैसा उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। दैट मीन्स ये उसका उल्टा होता है, ठीक है ना, ये उसका उल्टा होता है। बैंक रेट का जो रिवर्स है वो रेपो रेट होती है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पे डी पार्ट, जहाँ पे बैंक्स जो होंगे वो लैंड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा देते हैं, जिस रेट पे वो देते हैं कि इतना ही रहेगी। और आज प्रेजेंटली जो है बैंक रेट वो कितनी है इंडिया में? वो है 6.50, ठीक है ना। और वो 6.50 थी, और जो हमारे पास बैंक रेट थी वो थी 6.75। ये चीज़ भी याद रखना, और दोनों चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये रेपो रेट क्या होते हैं, जिसमें बाकी जो कमर्शियल छोटे बैंक्स होते हैं वो पैसा किसको देते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और उसको बोलते हैं कि आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक? बैंकर्स चेक्स किसको बोलते हैं? बहुत बार आप बैंक पे गए होंगे, आपने एक नाम सुना होगा, वहाँ पे बैंक ड्राफ्ट होता है। कभी आप किसी एग्जामिनेशन की फ़ी भरते हो तो एज ए ड्राफ्ट आपको वहाँ पे भरना पड़ता है, वो देखा होगा आपने, बना हुआ है वहाँ पे। उसे बैंक डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। तो उसे बैंकर्स चेक कहा जाता है, कभी भी उससे पैसा आप निकाल सकते हो। टैक्स विच इज़ पेड बाय द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इंसिडेंट। सपोज ये बंदा एक है, ये टैक्स इस पे इम्पोज कर दिया गया और इसी को भरना है वो वापस, यानी इसी को पे करना है,
पे भी इसी को करना है, इम्पोज भी इसी पे हुआ। डैट मीन्स उस टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है वो टैक्स, जैसे आपकी इनकम है, आपकी इनकम 2 लाख है, आपको टैक्स देना होगा उस पर 10%, तो आपको 2,000 देना है। इस तरह से जो टैक्स आप पे लगे और आपको ही पे करना पड़े, उस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप पे नहीं लगता, जैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इस तरह से जो टैक्स आता है दैट्स कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। और जो जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है ये आपका डायरेक्ट टैक्स आता है, तो ये सिंपल सी। नेक्स्ट 34 हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। हम देखते हैं कि एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उसका बेस्ट मेजर कौन सा होता है इनमें से? क्या जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेट रेवेन्यू होता है, या नन ऑफ दीज? सो एक कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको बेस्ट तरीका जो मेजर करने का होता है वो हमारे पास होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू, जो भी हमारे गुड्स, जो भी सर्विसेज एक गिवन एरिया में एक कंट्री में प्रोड्यूस्ड होती हैं, दैट मीन्स उसमें हमारे पास यहाँ कंट्री के कुछ बंदे बाहर किसी जगह काम कर रहे होंगे, उनकी इनकम भी इंक्लूड की जाती है। और जो बाहर के यहाँ पे काम कर रहे होंगे, इंडिया के अंदर सपोज बात करें, जैसे कोई फॉरेन यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को माइनस किया जाता है। दैट मीन्स फॉरेन इनकम को उसमें माइनस करो, बाकी जितने भी यहाँ कंट्री की बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं या यहाँ से किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को, उनकी सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे, वो हमारे पास होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सपोज ये इंडिया है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे जो इनकम यहाँ से आ रही है, जो सर्विसेज प्रोडक्ट यहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ ही इंडिया की कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन कंट्री में वो काम कर रहे हैं, उनकी इनकम भी इंक्लूड कर दो, ठीक है ना, लेकिन वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। अब हमारे कंट्री इंडिया के अंदर कुछ लोग बाहर से काम कर रहे हैं, फॉरेन है, उनकी इनकम को माइनस कर दो, वो आपके पास होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और वो बेस्ट मेजर होता है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। सो जीएनपी इज द आंसर, ए पार्ट। नेक्स्ट, और हाँ, यहाँ पे आप जीडीपी भी याद रखना। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, ये बाउंड्री है इंडिया की, इसके अंदर जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, सर्विसेज, वो होती है जीडीपी होता है। उसमें जो इंडिया के कुछ रेजिडेंट बाहर काम कर रहे होंगे वो इनकम इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि वो विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री के अंदर जो चीज़ें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगी उसे हम जीडीपी बोलते हैं। सो नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंट बाय, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है कंट्री का, वो किससे मेजर किया जाता है? सो वो हम करते हैं किससे मेजर? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी रेशो या अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, वो हम पर कैपिटा इनकम से करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होगी? जो एक बंदे, एक इंडिविजुअल की जो एवरेज इनकम होगी एक पर्सन की एक कंट्री के अंदर, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री, एक कंट्री के अंदर, एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम, और उसी से हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिस्कल? देखो, फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है? फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सीबी बनाती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या प्लानिंग कमीशन बनाता है। तो फिस्कल पॉलिसी आपने पढ़ी होगी, उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, जिसमें हम टैक्सेशंस, एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे गवर्नमेंट्स के, वो सारा कुछ इंक्लूड होता है, वो फिस्कल पॉलिसी में आता है और उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करती है। नेक्स्ट 37 है, जीरो बेस्ड बजटिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम। देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग जो होती है उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम जस्टिफाई करते हैं या अप्रूव करते हैं जो नया बजट आएगा, ठीक है ना, जो नया नेक्स्ट बजट आएगा, न्यू बजट होगा, उसमें वो चीज़ें जस्टिफाई की जाती हैं कि हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, उनकी अप्रूवमेंट, तो वो हम उसमें करते हैं, दैट्स कॉल्ड जीरो बेस्ड बजटिंग। और वो सबसे पहले इंडिया में कब शुरू की गई थी, एक्सपेरिमेंट उसका कब हुआ था? सो उसका हुआ था अप्रैल 1987, ए पार्ट। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़ कंपाइल्ड बाय, इंडिया की जो नेशनल इनकम है कि टोटल कितनी इनकम होगी उसे कौन फॉर्मुलेट करता है, कंपाइल कौन करता है? सो उसे करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन CSO, जो कि 2 मई 1951 को फॉर्मुलेट किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा था SSB ने कि CSO को कब बनाया गया था। वो कंट्री की नेशनल इनकम को कंपाइल करता है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, दिल्ली में। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन इंडिया द सर्विस टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। इंडिया में जो सर्विस टैक्स पहली बार आया, सो सर्विस टैक्स क्या होता है। देखो सर्विस टैक्स जो होता है हमारे पास, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, IDT इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे गवर्नमेंट जो होती है वो कलेक्ट करती है जब वो, जिसमें टैक्सेबल सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रैवल एजेंट्स, रेस्टोरेंट्स, कैब सर्विसेज। उसके बाद जो वो कलेक्ट करती है उन सर्विसेज से पैसा, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो हमारे पास सर्विस टैक्स होता है, और ये पहली बार यहाँ पे जो था 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का जो अप्रोप्रिएट मेजर होता है, सही तरीका जो होता है, वो हम कैसे निकालते हैं। सो वो हम निकालते हैं किससे, पर कैपिटा रियल इनकम से। पर कैपिटा रियल इनकम, देखो पर कैपिटा रियल इनकम क्या होती है हमारे पास, इससे हम कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलबींग जो होती है उसको हम निकालते हैं, वेलबींग को मेजर करते हैं, जिसमें हम परचेजिंग पावर ऑफ सिटीजन्स देखते हैं कि उनका परचेजिंग पावर कितना है, तो उससे हम मेजर करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये हमारे पास बराबर होती है किसके, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पॉपुलेशन, तो जिससे हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट, टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें हम टैक्स वगैरह से डील करते हैं, या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, वो पॉलिसी, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ट्रेड पॉलिसी, बजट, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी। अभी मैंने आपको बोला था ये आते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर। सो 41 का हमारा आंसर रहेगा फिस्कल पॉलिसी, जिसको कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से इनकम आती है, एडेड टू GDP। जब हम GDP के साथ, वो GDP क्या होता है, हमारी कंट्री जो है उसकी बाउंड्री के अंदर जो इनकम, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड होती हैं, तो वो होती है GDP, उससे बाहर नहीं। अब उसमें हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम, जो अब्रॉड से आएगा, यहाँ के रेजिडेंट कंट्री के बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ से वो पैसा भेज रहे हैं, कमा रहे हैं, वो इंक्लूड करेंगे। सो उससे जब वो इंक्लूड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो अभी मैंने ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे भी बोला, उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, GNP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GNP। सो GNP क्या होती है, सिंपल सी बात याद रखना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है हमारा GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस जो बाहर से इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से, यानी बाहर कोई कंट्री में रह रहे हैं यहाँ के लोग, वहाँ से पैसा कमा के भेज रहे हैं, वो इंक्लूड करेंगे GDP में, सो बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। देखो डिमांड का लॉ ये बोलता है वो दो चीज़ों के बीच में होता है, प्राइस और डिमांड। देखो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, अगर चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, प्राइस, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। हम अनियन की बात करते हैं, मार्केट में अनियन अगर 25 रुपीज़ में kg है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। अचानक से वो 100 रुपीज़ हो गया, अगर 25 में kg था तो डिमांड भी अच्छी खासी थी, प्राइस कम थी तो डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी। अब क्या हुआ, प्राइस 100 रुपीज़ पर kg हो गई, यानी 100 रुपये में kg मिलने लगा अनियन, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, लोग कम खाना शुरू करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। तो हमेशा डिमांड और प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला कम हो जाएगा। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, और ये क्या बोलता है, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड डजंट, सॉरी ये नहीं आएगा, 43 का आएगा हमारे पास ए पार्ट, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, या तो डिमांड इंक्रीज होगी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। सो ये पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑक्ट्राई इज लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय। देखो ऑक्ट्राई को कौन इम्पोज करता है, उसको कलेक्ट कौन करता है। सो सबसे पहले आपको ऑक्ट्राई पता होना चाहिए। देखो ऑक्ट्राई क्या होता है,
ऑक्ट्राई हमारे पास एक फॉर्म ऑफ टैक्स होती है, ठीक है ना। लोकल बॉडीज़ जो होती हैं वो इम्पोज करती हैं किसको, इस टैक्स को। एक लोकल टैक्स होता है जो गुड्स पे इम्पोज किया जाता है। वो गुड्स जो जरिडिक्शन ऑफ सिटी या फिर स्टेट के अंडर आते हैं, जब उनकी कंजप्शन होती है, जब वो वहाँ से पास ऑन होते हैं किसी स्टेट या सिटी में, वहाँ पे कुछ फ़ी उन पे इम्पोज होती है। यानी कुछ मानते हैं कि कुछ हमारे पास कुछ गुड्स हैं, उस म्यूनसिपलिटी एरिया में से पास करने, तो वहाँ पे उसका आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स, पास टैक्स देना पड़ेगा। फिर वहाँ से वो अलाउ करेंगे आपको उस एरिया से आगे जाने देंगे। सप्लायर जो होता है वो लोकल टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करता है उन गुड्स के लिए, उसे ऑक्ट्राई बोलते हैं। म्यूनसिपलिटीज़ में आ जाता है ये सारा। तो उस टैक्स को इम्पोज और कलेक्ट कौन करता है, उसको इम्पोज और कलेक्ट जो होता है वो कौन करता है हमारे पास, उसे लोकल बॉडीज़ करती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, द इंडियन इनकम टैक्स, जो इंडिया का जो इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट होता है या प्रोपोर्शनल होता है। सो आंसर्स आपके पास हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्या दोनों है, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो इनकम टैक्स सबसे पहले डायरेक्ट है, हाँ बिल्कुल, ये तो डायरेक्ट टैक्स होता है, ये तो हमें भी पता है, जिसकी इनकम जितनी होगी उसी पे इम्पोज किया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या ये प्रोग्रेसिव होता है, बिल्कुल प्रोग्रेसिव होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है, प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है देखना, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है ना तो आपकी टैक्स भी बढ़ेगा। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आपको 10% उस पर टैक्स होगा, तो उसी हिसाब से होगा। 10 लाख है तो उसी हिसाब से इनकम बढ़ने से जो टैक्स बढ़े उसे प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, और जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव भी है। सो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर आएगा। इनडायरेक्ट होता नहीं, प्रोपोर्शनल होता नहीं, सो ए पार्ट आएगा। सो यहाँ तक पार्ट सेकंड में हमने कवर किए अप टू 45 तक। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी ये चीज़ें कवर करते जाएंगे, और साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी क्लियर करेंगे। बाद में इसकी 300+ MCQs की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।